20 जुलाई 1969 पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी एक ही जगह पर, चांद पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जैसे ही चांद पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, That's one small step for man, one giant leap for mankind. मतलब कि ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन आज भी लाखों लोग यही सवाल पूछते हैं, क्या वाकई इंसान चांद पर गया था या ये नासा का एक फेक शो था। आज भी दुनिया में 25% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं, और वो ऐसे ही नहीं मानते, उनके ऐसे कहने पर कुछ गहरी बातें भी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जरा सोचिए, 1969 यानी आज से 56 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के जरिए कोई चांद पर जा सकता है, जबकि उस जमाने के कंप्यूटर इतने कमजोर थे कि आज का मोबाइल भी उनसे हजारों गुना तेज है। तो क्या ये सब सच में मुमकिन था? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई एविडेंस के साथ। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं साइलेंट योर माइंड। जब हम 1969 की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि उस दौर में कंप्यूटर कितने सीमित थे। नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर यानी ह्यूस्टन में जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुए वे थे IBM सिस्टम 360 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड थी लगभग 0.001 गीगाहर्ट्ज और इनमें रैम थी 512 KB यानी 1 MB से भी कम रैम, मतलब कि आज के मोबाइल गेम जितनी भी नहीं। और इन कंप्यूटर्स का जो वजन था वो 32 किलोग्राम था। और जो कंप्यूटर चंद्रयान यानी अपोलो 11 के अंदर था कमांड और लूनर मॉड्यूल में, उस कंप्यूटर का नाम था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। इसकी रैम थी सिर्फ 2 KB और रोम थी सिर्फ 36 KB और प्रोसेसिंग स्पीड थी ओनली 1 मेगाहर्ट्ज से भी कम। सोचिए, आज की एक छोटी सी डिजिटल घड़ी या कैलकुलेटर या फिर एक सस्ता खिलौना भी उन कंप्यूटर से ज़्यादा प्रोसेस करता है आज के टाइम में। अब यहीं से शक पैदा होता है, क्या वाकई इतना कमज़ोर कंप्यूटर इंसान को चांद पर पहुंचा सकता था? क्या इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी से कोई इतना सटीक मिशन पूरा किया जा सकता है? और ये सवाल तब और गहराता है जब हम जानते हैं कि इन कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स नहीं, टच नहीं, इंटरनेट नहीं, सिर्फ बेसिक गणनाएँ हैं, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ गलती का मतलब मौत हो सकता था। तो फिर नासा ने ये सब कैसे किया? क्या इतनी कमज़ोर टेक्नोलॉजी होने पर भी इंसान को चांद पर भेजा जा सकता था? जवाब है हाँ, क्योंकि वो कंप्यूटर सिर्फ गणनाएं करते थे, ट्रैकिंग, स्पीड, एंगल, ऑर्बिट, और बेशक उन पर काम करने वाले थे नासा के टॉप इंजीनियर्स। टेक्नोलॉजी भले ही कमज़ोर थी, लेकिन इंसानी दिमाग, प्लानिंग और डेडिकेशन ज़बरदस्त था। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद या तो आप कभी मून लैंडिंग पर दोबारा यकीन नहीं करेंगे या फिर आपकी सोच मून लैंडिंग को लेकर पूरी तरह से बदल जाएगी। 20 जुलाई 1969 जब अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को मून की सरफेस पर उतारकर इतिहास रच दिया था और अमेरिका किसी इंसान को धरती से किसी दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पर भेजने वाला पहला देश बन गया था। ये बात स्पेस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बड़ी तो थी ही, पर अमेरिका के लिए ये इसलिए भी एक बड़ी बात थी क्योंकि इसने अमेरिका को उसके इतिहास की सबसे लंबी जंग जितवा दी थी, जो थी कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। अगर आपने इतिहास विषय को पढ़ा है तो आप शीत युद्ध को जानते ही होंगे, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। सोवियत संघ, जिसे हम रूस भी बोलते हैं, 1955 में जब अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वह बहुत जल्द स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा, उसके जवाब में उसी साल 2 अगस्त को रूस ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वह भी बहुत जल्द स्पेस में अपना झंडा बुलंद करेगा। और इसी के साथ दोनों देशों में एक और शुरू हो गई थी कि कौन स्पेस में सबसे पहले अपना झंडा गाड़ेगा, और जिसके बाद शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी रेस। अमेरिका को लगता था कि इसकी शुरुआत उसने की है, इस वजह से वो इस दौड़ में बहुत आगे है और उसे कोई नहीं पछाड़ सकता। मगर उसके पैरों तले की जमीन तब खिसक गई जब 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 लॉन्च करके न सिर्फ अमेरिका से पहले कोई सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में भेज दिया, बल्कि उसी साल नवंबर में स्पुतनिक 2 लॉन्च करके उसके अंदर लाइका नाम के डॉग को स्पेस में भेजने के साथ रूस दुनिया में किसी भी जीवित प्रजाति को स्पेस में भेजने वाला पहला देश बन गया। यहाँ तक कि चांद पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट भी रूस का लूना 2 था। 4 साइड ऑफ मून की फोटो लेने वाला भी पहला स्पेसक्राफ्ट रूस का लूना 3 था। यहाँ तक कि स्पेस में जाने वाला फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन यूरी गैगरिन एंड वेलेंटिना टेलेस्कोवा भी रूस की ही थी। यानी अमेरिका स्पेस रेस की हर एरिया में रूस से हारता जा रहा था, और इसलिए मई 1961 में उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका की जनता से प्रॉमिस किया कि हम इस दशक के एंड तक चांद पर इंसान को उतार देंगे। और इंसान को चांद पर उतारना मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि पाना था, लेकिन अभी भी चांद पर इंसान उतारना मतलब एक कल्पना ही था। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब रूस ने 1966 में लूना 9 के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की और वहां से फोटो खींचकर धरती पर भेजी, और ये कोई छोटी बात नहीं थी।
अब अमेरिका का टाइम आ चुका था कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ा करने का। अमेरिका ने इंसानों को अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर भेजा। ये मिशन 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था धरती से और इसे 4 दिन का समय लगा था चंद्रमा पर जाने के लिए। 20 जुलाई 1969 को लैंडर ईगल और कमांड मॉड्यूल दोनों अलग हुए। लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था जबकि कमांड मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट में रहना था। लैंडर में थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन एंड कमांड मॉड्यूल में थे माइकल कॉलिंस। और माइकल कॉलिंस का योगदान बहुत बड़ा था अपोलो 11 मिशन में, क्योंकि कमांड मॉड्यूल के बिना पृथ्वी पर वापस आना संभव नहीं था, इसलिए माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। लैंडर ईगल चांद की सतह पर उतरता है सफलतापूर्वक और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर पहला कदम रखते हैं और एक बहुत बड़ा इतिहास बनता है। इसके बाद बज एल्ड्रिन अपना कदम चांद पर रखकर दुनिया के दूसरे इंसान बन जाते हैं और ये मानव इतिहास में सबसे सुनहरा पल था। मून लैंडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया गया था जो पूरी दुनिया लाइव इसे अपनी आंखों से देख रही थी। और अपोलो 11 मिशन के तहत अमेरिका ने रूस को बहुत पीछे छोड़ दिया और इस मून लैंडिंग पर किसी ने शक नहीं किया। साल 1974 में जब बिल केसिंग ने वी नेवर वेंट टू द मून अमेरिकाज 30 बिलियन बिंडल नाम की एक किताब पब्लिश की, जिसमें उन्होंने तमाम एविडेंसेस, प्रैक्टिकल डिटेल्स और फैक्ट्स के साथ ये पॉइंट रखा कि अमेरिका की मून लैंडिंग एक्चुअल में फेक थी और वो किसी स्टूडियो में शूट करके उसे रियल लैंडिंग की तरह ब्रॉडकास्ट किया गया था। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो कि किसी रैंडम पर्सन की बात पर हम क्यों बिलीव करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल केसिंग कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, बल्कि एक फार्मर नेवी ऑफिसर होने के साथ साथ उन्होंने साल 1956 में रॉकेट डाइन में सीनियर टेक्निकल राइटर की तरह ज्वाइन किया था। रॉकेट डाइन उस वक्त रॉकेट इंजन डिजाइन और प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। इनसे ज्यादा क्रेडिबल इस दावे को उठाने के लिए कोई इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि सैटर्न 5 यानी वो लॉन्च व्हीकल जिसका इस्तेमाल करके अपोलो प्रोग्राम्स को स्पेस में पहुंचाया जाता था, उसमें मौजूद F1 इंजन को बनाने का काम भी इन्हीं की कंपनी रॉकेट डाइन ने ही किया था। उन्होंने अपनी बुक में कोट किया है कि अपोलो 11 के सक्सेसफुली मून पर लैंड करने के चांसेस केवल 0.0017% थे और ये फिगर इतना कम था कि इस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता था। एक ऐसा पल जिसे पूरी दुनिया देख रही थी और जिसके बर्बाद होने का रूस बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो न केवल अमेरिका की दुनिया में वो चमक न रहती, बल्कि ये फेलियर इस बात को भी और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर देता कि हर देश रूस नहीं होता जो आसानी से स्पेस में झंडे गाड़ दे। ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेने से लाख गुना आसान और बेहतर था कि नासा पूरी दुनिया के सामने लॉन्च और रिटर्न को वैसे ही स्टेज करे जैसे उन्होंने सच में किसी को स्पेस में भेजा है, मगर एक्चुअल लैंडिंग की शूटिंग किसी हॉलीवुड स्टूडियो के सेट पर करके उसे इतने बिलीवेबल मेथड और टाइमिंग के साथ प्रेजेंट किया जाए कि लोग उस पर शक ही ना कर पाएं। और फैक्ट की बात यह भी है कि बिल केसिंग ने अपनी पूरी जिंदगी मून लैंडिंग को फेक साबित करने में निकाल दी। बिल केसिंग 2005 में मर गए, लेकिन आखिरी दम तक यही दावा करते रहे कि मून लैंडिंग फेक थी। जब बिल केसिंग की बुक लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों के मन में सच में सवाल उठने लगे कि शायद सच में ही मून लैंडिंग फेक थी। अब हम उन 5 कमियों को देखेंगे जो बिल केसिंग ने निकाली थी अपोलो 11 को लेकर। सबसे पहला आर्गूमेंट जो दिया गया था वो ये था कि जब हमारे यहाँ रात हो जाती है तब आसमान में इतने सारे तारे दिखते हैं लाइट पोल्यूशन के बाद भी, मगर मून पर तो उन स्टार्स की लाइट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस वजह से उन्हें और ज़्यादा ब्राइट दिखना चाहिए था। पर फिर ऐसा क्यों है कि मून लैंडिंग की उन तस्वीरों में एक भी तारा नहीं दिखता? मून लैंडिंग की इन तस्वीरों को देखिए, पीछे काला सपाट आसमान दिख रहा है जिसमें एक भी तारा नहीं है। दूसरा आर्गूमेंट ये दिया गया है कि अगर आप चांद पर हैं वाइड ऑफ स्पेस के बीचों बीच में, तो आपका जो इकलौता सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन। इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट शेडोज क्रिएट होनी चाहिए थी, लेकिन अपोलो मिशन में कई फोटोज ऐसी थी जिसमें मल्टीपल और इनकॉन्सिस्टेंट शेडोज क्रिएट हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्टूडियो में मल्टीपल लाइट सोर्स के चलते क्रिएट होती है, जैसे कि वो किसी स्टूडियो में मौजूद हो। तीसरा और सबसे लॉजिकल क्वेश्चन ये था कि अगर मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर यहाँ झंडा ऐसे क्यों लहरा रहा है जैसे हवा के झोंके ने इसको हिट किया हो। और चौथा सवाल ये था कि धरती के चारों तरफ मौजूद वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में मौजूद खतरनाक रेडिएशन और कॉस्मिक रेंज की वजह से तो कुछ ही मिनट के एक्सपोजर से एस्ट्रोनॉट्स को मर जाना चाहिए था, तो वो मरे क्यों नहीं? जो लोग वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक ऐसी बेल्ट है जो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल से बनी है और अर्थ के अराउंड मौजूद है। असल में सन से आने वाली सोलर विंडो को अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर कैप्चर कर लेता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाने से रोक लेता है, इसी से ये बेल्ट बनती है। स्पेस मिशंस के लिए ये रेडिएशन बेल्ट एक थ्रेड जैसी है जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को खराब कर सकती है, पर अगर कोई मैन्ड मिशन है तो एस्ट्रोनॉट्स को भी हार्म पहुंचा सकती है। एंड जब कोई भी रॉकेट या लैंडर किसी जगह पर लैंड होता है और वो भी इतनी हाई स्पीड पर,
तो उसके इम्पैक्ट से उसके आसपास क्रेटर बन जाता है। पर लूनर सरफेस पर फोटोज में लैंडर के आसपास किसी भी तरह का क्रेटर नहीं दिखा, जिस डिटेल को शायद डायरेक्टर्स और गवर्नमेंट वहां रखना भूल गई और इसे बाद में लोगों ने नोटिस किया। तो दोस्तों ये कुछ मेजर आर्गूमेंट्स हैं जो कि मून लैंडिंग को फेक बताने के लिए दी जाती है। अब आर्गूमेंट्स तो वाकई में अच्छी है, पर क्या इनके कोई काउंटर्स भी हैं? क्योंकि इसे जाने बिना कुछ भी समझना बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए अब इन आर्गूमेंट्स के जवाबी हमले को भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आर्गूमेंट जिसमें कहा जा रहा है कि चांद की तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिख रहे। इसका आंसर अगर एक लाइन में दिया जाए तो वो होगा एक्सपोजर एंड टाइम। मून को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 28 डेज लगते हैं। इसका मतलब है कि मून का डे टाइम अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है और इतने ही डेज की रात भी होती है। अपोलो मिशंस के दौरान जितने भी इंसानी मिशन मून पर भेजे गए थे उनकी टाइमिंग ऐसी रखी गई थी कि वो दिन के समय में या फिर मून की दिन वाली साइड पर ही लैंड करे, जिस वजह से सनलाइट ऑलरेडी बहुत ब्राइटली पूरी लूनर सरफेस को चमका के रखती है और इस वजह से सनलाइट मून पर इतनी ज़्यादा होती है कि दूर से आने वाली स्टार्स की डिम लाइट कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती। जब सराउंडिंग में लाइट बहुत ज़्यादा हो तो कैमरे में एक्सपोजर को कम रखना पड़ता है ताकि फ़ोटो ओवर एक्सपोज ना हो जाए। पर जब हम ऐसा करते हैं या कैमरे की ऑटोमेटिक सेटिंग इस एक्सपोजर को एडजस्ट करती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लाइट बहुत कम है वो कैप्चर नहीं होती। आप खुद भी इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि किसी क्लियर नाइट को जब आसमान में तारे दिख रहे हो, किसी पर्सन को किसी लाइट सोर्स के अंदर खड़ा करके उसे कैमरे से कैप्चर करके देखें। आपकी पिक्चर में भी अगर उस पर्सन की इमेज सही से कैप्चर हुई है तो तारों की इमेज नहीं आएगी। अगर तारों की इमेज को कैप्चर करने के लिए एक्सपोजर को बढ़ाते हैं तो उस पर्सन की इमेज ठीक से कैप्चर नहीं होगी बल्कि ओवर एक्सपोज हो जाएगी। ऐसे ही मून की फोटोग्राफ्स में भी हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने कैमरे का एक्सपोजर फोटोज लेने के लिए इतना कम कर दिया था कि कैमरा बहुत ज़्यादा रोशनी को कैप्चर करने की बजाय मून और उनकी एक्चुअल शार्प इमेजेस को कैप्चर करे, जिस वजह से दूर स्टार्स से आने वाली लाइट जो कि ऑलरेडी बहुत कम थी और इसीलिए हमें अपोलो मिशन की किसी भी फोटो में स्टार्स नहीं दिखते। नॉट बिकॉज कि वहाँ स्टार्स नहीं थे बट बिकॉज कि इक्विपमेंट्स और एस्ट्रोनॉट्स का मेन मोटिव लूनर एनवायरनमेंट को कैप्चर करना था इन द क्लियरेस्ट वे पॉसिबल, ना कि स्टार्स को। यही नहीं, अपोलो मिशंस के दौरान लूनर ऑर्बिट से अर्थ राइज की जो इमेज कैप्चर की गई थी उसमें भी हमें तारे नज़र नहीं आते। उसका रीज़न भी यही है बिकॉज अर्थ काफ़ी ब्राइट है, उसको सही से कैप्चर करने के लिए एक्सपोजर को कम रखा गया था। पर ऐसा भी नहीं था कि मून मिशंस पर तारों की इमेज को कैप्चर नहीं किया गया। जैसे इस इमेज को देखिए, ये लॉन्ग एक्सपोजर की फ़ोटो है जो अपोलो 16 मिशन के दौरान ली गई थी। इसमें स्टार्स भी दिख रहे हैं और साथ में अर्थ भी है, पर आप देख सकते हैं स्टार्स को कैप्चर करने के चक्कर में अर्थ ओवर एक्सपोज हो गई है। दूसरा था मल्टीपल और इनकंसिस्टेंट शेडोज का मुद्दा, जिस पर साइंटिस्ट ने खुद कहा था कि हाँ वहाँ पर मल्टीपल लाइट सोर्सेज मौजूद थे, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि इसे स्टूडियो में शूट किया जा रहा था बल्कि कुछ और सोर्सेज की वजह से, जिसमें से एक थी सनलाइट, दूसरी लूनर मॉड्यूल से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट और बाकी लूनर टेरेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। तीसरा सवाल था कि जब मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो आखिर अमेरिका का झंडा वहाँ से किस तरह फहरा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि मून पर जो झंडा ले जाया गया था वो नॉर्मल झंडा नहीं था। साइंटिस्ट जानते थे कि वहाँ पर हवा नहीं है, ऐसे में झंडे को सीधा रखने के लिए आप देख सकते हैं कि उसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगाई गई है। जब इस झंडे को लगाया जा रहा है तो इस दौरान रोड में जो मूवमेंट हो रही है उसी से झंडे का लोअर पार्ट झूल रहा है, ना कि वो हवा से हिल रहा है, क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोनॉट झंडे से हाथ हटाता है तो तुरंत हिलना बंद कर देता है। चौथा क्लेम यह था कि चांद पर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बेन एलन बेल्ट से होकर गुजरना पड़ता है, प्लस चांद की सरफेस पर भी सूरज से आने वाली डायरेक्ट रेडिएशन तो रहती ही है जो कि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सीधे मून को हिट करती है। और ये आर्गूमेंट दी जाती है कि सन से आने वाली रेडिएशन से तो एस्ट्रोनॉट्स को मर जाना चाहिए था। ये सच है कि अपोलो मिशंस के दौरान साइंटिस्ट के सामने इंसानों को भेजने से पहले एक बड़ी उलझन यही थी कि इंसानों को इस बेल्ट से बचाकर कैसे भेजा जाए। इसलिए रेडिएशन के असर को कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एल्यूमिनियम शील्ड लगाई गई थी। स्पेसक्राफ्ट के सेंसिटिव एरियाज को ऐसे मटेरियल से ढक दिया गया था कि उनसे रेडिएशन और सोलर विंड्स के पार्टिकल्स अंदर किसी इक्विपमेंट और एस्ट्रोनॉट्स को हार्म न पहुंचाए। और साथ ही टाइम एंड ट्रेजेक्टरी भी इस तरह से डिजाइन की गई थी कि बेन एलन बेल्ट में स्पेसक्राफ्ट जितना भी हो सके उतना कम से कम समय बिताए। अगर ये सारे मेजर्स न मिल जाते तो पक्का एस्ट्रोनॉट्स लीथल रेडिएशन के शिकार होकर मारे जा सकते थे, लेकिन इन मेजर्स की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सब जिंदा बच गए। एंड रही बात इन क्रेटर की, तो इसका सिंपल आंसर है ग्रेविटी।
बिकॉज मून की ग्रेविटी अर्थ से कई गुना कम है। इस वजह से मून उतना स्ट्रांगली किसी ऑब्जेक्ट को अपनी सरफेस पर नहीं अट्रैक्ट करता जितनी कि अर्थ करती है। इसी वजह से मून पे लैंडिंग के लिए लैंडर को उतना ज़्यादा थ्रस्ट नहीं क्रिएट करना पड़ता, जिससे इफेक्ट फोर्स कई गुना कम हो जाती है और साथ ही उस इफेक्ट की वजह से बनने वाला क्रेटर भी। जिनको अभी भी डाउट है उनको बता दूं कि अब तो अपोलो मिशंस की सैटेलाइट इमेजेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें लूनर मॉड्यूल के साथ साथ और भी तमाम चीज़ों को मून पर देखा जा सकता है जो एस्ट्रोनॉट मून पर छोड़कर आए हैं। यहाँ तक कि अपोलो 15 मिशन में भेजे गए रोवर के टायरों के निशान भी इन इमेजेस में देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स मून से खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ में मून रॉक्स के सैंपल भी लेकर आए। पूरे अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट वहाँ से 1-2 नहीं बल्कि 400 किलोग्राम से भी ज़्यादा मून रॉक के सैंपल लेकर आए हैं धरती पर, और इन सैंपल्स को पूरी दुनिया में तमाम इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने चेक किया है। एंड अभी भी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसर्चर इन रॉक्स को स्टडी कर रहा होगा। अभी तक किसी भी रिसर्चर ने इनको फेक नहीं बताया है। क्या नासा इन रिसर्चर्स को भी फंड कर रहा है अपना मुंह बंद करने के लिए, और वो भी अभी तक अपोलो मिशंस के 50 साल बाद भी। इसके अलावा एक चीज और है जो मून लैंडिंग के फेक होने के क्लेम को खारिज करती है, और वो यही है कि मून लैंडिंग के इस मिशन में नासा समेत पूरी अमेरिका के लगभग 4 लाख लोग शामिल थे, जिनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपोलो मिशन के लिए जरूरी पार्ट्स एंड इक्विपमेंट को बनाया था। और अपोलो 11 मिशन में लगभग 200 से अधिक अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च संस्थानों ने नासा की मदद की थी। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो तकनीकी विकास जैसे कंप्यूटर, रडार, सॉफ्टवेयर आदि एवं कुछ वैज्ञानिक शोध जैसे भूविज्ञान, चंद्र सतह का अध्ययन, कुछ संचार सामग्री विज्ञान या इंजीनियरिंग में सहयोग दे रही थी। इसके साथ ही मिशन के कमांड सेंटर में 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे जो कि मिशन की हर डिटेल पर बारीक नज़र रख रहे थे, जिनमें से 30 लोगों का कंट्रोलर स्टाफ भी था जो लगातार पूरे मिशन को गाइड कर रहा था। जब किसी मिशन में अलग अलग फील्ड के इतने सारे लोग इन्वॉल्व हों, ऐसे में उसका फेक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आखिरकार इन सब बातों से यही निर्णय निकल कर आता है कि हाँ, इंसान चांद पर गया था, और यही इंसान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये सिर्फ एक चांद पर कदम नहीं था, बल्कि एक मैसेज भी था कि इंसानी सोच और मेहनत नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। अब तक जितने मानव मिशन चांद पर गए हैं वो सारे नासा के अपोलो प्रोग्राम के तहत हुए थे। अब तक चांद पर कुल 6 बार इंसान गया है, जैसे कि अपोलो 11 1969 में, अपोलो 12 ये भी 1969 में गया था, अपोलो 14 1971 में, और अपोलो 15 ये भी 1971 में गया था। इसके बाद में अपोलो 16 जो कि 1972 में, और अपोलो 17 ये भी 1972 में, जो कि आखिरी मिशन था इंसानों का। अभी तक चांद की सतह पर कुल 12 इंसान जा चुके हैं इन अपोलो मिशंस के जरिए। अपोलो 17 मिशन आखिरी इंसानी मिशन था, और यूजीन सर्नन जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। यूजीन सर्नन के चांद की सतह पर आखिरी शब्द कुछ इस प्रकार थे, हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो शांति के लिए आएंगे। तो इतने सारे मिशंस अमेरिका के फेक तो नहीं हो सकते थे, और ना ही अपोलो 11 मिशन फेक था, वो बिल्कुल रियल था। और इन अपोलो मिशंस में एक अपोलो 13 मिशन भी था जो तकनीकी खराबी के कारण चांद पर नहीं उतर पाया। उसके बाद में अपोलो 18, 19, 20 मिशन की योजना भी थी, लेकिन वो बजट कटौती की वजह से कैंसिल हो गए। अपोलो 11 मिशन सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं था, वो एक संदेश था कि अगर इंसान ठान ले तो वो चांद पर पहुंच सकता है। शक करना इंसानी फितरत है, लेकिन जब तर्क, मेहनत और विज्ञान साथ हो तो हर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। तो अब आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि इंसान चांद पर गया था, या आप अभी भी शक में हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं साइलेंट योर माइंड। Thanks for watching this video.